लालच का अंत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लालच का अंत। गांव के पुराने चौपाल के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में बैठकर शांति प्रसाद जी अक्सर अपनी दिनचर्या बिताया करते थे। उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में जीवन के अनगिनत अनुभवों की चमक थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां भले ही आ गई थी, लेकिन आत्मविश्वास और गरिमा भी बरकरार थी। गांव में हर कोई उनकी इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया था। पर शांति प्रसाद जी की असली दुनिया अब वीरान हो चुकी थी। उनकी पत्नी सालों पहले गुजर चुकी थी और इकलौती बेटी रीमा शादी के बाद शहर में अपने पति के साथ रहने लगी थी। कभी कभार फ़ोन कर लेती थी, लेकिन मायके आने का तो नाम ही नहीं लेती। वो बचपन में जितनी चंचल और प्यारी थी, उतनी ही बड़ी होकर खर्चीली और स्वार्थी बन गई थी। रीमा की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। उसका पति विनय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और ठीक ठाक कमाता भी था, लेकिन रीमा के खर्चे देखकर उसे हमेशा लगता कि उसकी कमाई कम ही पड़ रही है। रीमा अभी अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौटी ही थी कि विनय ने झुंझलाते हुए कहा, रीमा, तुम्हें हर हफ्ते नए कपड़े, महंगे होटल्स और ब्रांडेड बैग्स चाहिए। कभी सोचा है कि इन सब में कितना फिजूल खर्च होता है? मेरी सैलरी ही कितनी है, और ऊपर से तुम्हारी ये शौक। तुम्हें अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। रीमा ने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरे शौक पूरे करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरह की नोक झोंक उनके घर में रोज़ का काम था, लेकिन रीमा को अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी से कोई समझौता करना मंजूर नहीं था। एक दिन रीमा के चचेरे भाई ने फ़ोन पर बताया, रीमा दीदी, चाचा जी की हालत ठीक नहीं है। उन्हें तेज़ बुखार है और वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। एक बार उन्हें देखने आ जाओ। रीमा ने जैसे ही फ़ोन काटा तो उसका मन उदास हो गया। उसने विनय से कहा, विनय, पापा की तबीयत खराब है, हमें वहाँ जाकर उनसे मिलना चाहिए। लेकिन विनय का जाने का कोई खास मन नहीं था। विनय को ये सब झंझट बिल्कुल पसंद नहीं था। विनय ने कहा, रीमा, तुम्हारे कज़न भी तो हैं, वो भी तो तुम्हारे पिताजी की देखरेख कर सकते हैं। बार बार गांव जाने की क्या ज़रूरत है? रीमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर मैं एक बार नहीं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? विनय बोला, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोगों का क्या है, तुम अभी रहने दो, फिर देखते हैं। रीमा को भी यही ठीक लगा। उसे अपने पिता की चिंता से ज़्यादा अपने खर्चों का फिक्र था। रीमा फ़ोन करके अपने पापा से कहती है, पापा, इनकी छुट्टियां नहीं हैं, आजकल बहुत बिजी हैं, आप अपनी दवाइयों का ख्याल रखना। हमें जैसे ही वक्त मिलता है हम आपसे मिलने आते हैं। लेकिन काफ़ी दिन गुजर गए। रीमा और विनय शांति प्रसाद जी से मिलने नहीं जा सके, या यूँ कहिए कि उनका गांव जाने का मन नहीं था। रीमा शांति प्रसाद की इकलौती बेटी थी, लेकिन वह अब अपने घर में और सुख सुविधाओं में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपने पापा की सेहत और उसकी देखभाल की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। करीब 1 महीने बाद श्रीमान ने गांव जाने का प्रोग्राम बनाया। जब वह घर पहुंची
तो शांति प्रसाद जी अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और हल्की बेचैनी थी। घर के पास बैठी उनकी पुरानी नौकरानी कमला पंखा झलते हुए चिंतित नज़रों से उन्हें देख रही थी। तभी दरवाजे पर हलचल हुई तो कमला ने हैरानी से कहा, अरे बिटिया, तुम आई हो? बाबूजी कई दिनों से तुम्हारा नाम ले रहे थे। रीमा ने लापरवाही से बैग पटकते हुए कहा, हाँ हाँ आई तो हूँ। अब कहाँ हैं पापा? कमला जल्दी से अंदर ले जाती है। शांति प्रसाद जी रीमा को देखते ही मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोरी के कारण उनकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है। शांति प्रसाद जी धीमे स्वर में बोले, रीमा बेटा तू आ गई? रीमा ने थोड़ा अधीर होकर कहा, हाँ पापा आ गई। अब बताइए क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? कमला ने सिर हिलाते हुए कहा, बिटिया बाबूजी की तबीयत कई दिनों से खराब है, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। रीमा आंखें घुमाते हुए बोली, कमला काकी, इतनी भी बड़ी कोई बीमारी नहीं है कि खुद से ठीक ना हो जाए। शहर में कितने लोग रोज़ बीमार पड़ते हैं, सब डॉक्टर के पास थोड़े ही भागते हैं। शांति प्रसाद जी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। वह बेटी की बात से थोड़ा आहत महसूस करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। रीमा बेफिक्री से अपने नाखून देखते हुए आगे बोलती है, पापा देखिए, मैं यहाँ आई तो हूँ, लेकिन ऑफिस से छुट्टी लेकर आई हूँ। ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊँगी। विनय भी बार बार फ़ोन कर रहा होगा। शांति प्रसाद जी ने निराश होकर कहा, बेटा मैं तुझसे पैसे नहीं मांग रहा, बस इतना चाहता था कि तू मेरे पास बैठकर दो बातें कर ले। बस तेरा साथ चाहिए था और कुछ नहीं। रीमा के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता। तभी उसका फ़ोन बजता है। विनय का कॉल आता है। वह उठाकर थोड़ी दूर चली जाती है और बातें करने लगती है। रीमा फ़ोन पर धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ विनय बोलो। हाँ आ गई मैं। हाँ पापा बीमार है, लेकिन कुछ खास नहीं। क्या शॉपिंग जाना था? अरे यार, एक दो दिन में लौट आऊँगी। फ़ोन रखते ही उसका मूड थोड़ा बिगड़ जाता है। वह वापस लौटकर बेफिक्री से बैठ जाती है। रीमा शांति प्रसाद जी की ओर देखते हुए कहती है, पापा वैसे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। अब मैं आई हूँ तो दिखा देती हूँ, लेकिन प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत काम है। शांति प्रसाद जी हल्की मुस्कान के साथ अपनी बेटी को देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी का दिल अब उनके लिए वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उन्हें बस औपचारिकता निभाने के लिए वहाँ आना पड़ा। रात का समय रीमा अपने घर में आराम से बैठकर फ़ोन चला रही थी। विनय ऑफिस से लौटा ही था और थक कर सोफे पर पसर गया था। टीवी पर कोई न्यूज़ चल रही थी। अचानक, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं था। तभी रीमा का फ़ोन बजा। गांव से उसके चचेरे भाई रोहित का कॉल था। रीमा ने फ़ोन उठाते हुए बेमन से पूछा, हाँ रोहित बोलो, पापा की तबीयत कैसी है अब? रोहित ने उत्साहित आवाज़ में कहा, अरे दीदी पापा तो वैसे ही हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त खबर है। आपको पता है बाबूजी की जो पुरानी ज़मीन थी ना, उसकी कीमत करोड़ों में पहुंच गई है। शहर के कई बड़े बड़े बिल्डर उस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। रीमा के चेहरे पर एकदम से जैसे बिजली चमकी। उसने झट से फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया ताकि विनय भी सुन सके। विनय जो अब तक ऊँग रहा था, अचानक सीधा बैठ गया। रीमा ने हैरानी से कहा, क्या करोड़ों में?
तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, मैं मजाक क्यों करूँगा? गांव में सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बाबूजी अगर चाहें तो ज़मीन बेचकर आराम से राजा महाराजाओं जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। फ़ोन कटते ही रीमा कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विनय और रीमा ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में लालच साफ झलकने लगा। विनय ने आंखें चमकाते हुए कहा, ओह माय गॉड, करोड़ों की ज़मीन, मतलब अगर पापा मान जाएं तो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। रीमा ने खुश होकर तालियां बजाते हुए कहा, हाँ सोचो, मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। एक बढ़िया बंगला, नई कार और ब्रांडेड कपड़े, इंटरनेशनल ट्रिप। विनय ने जोश में आकर कहा, और मैं तो अपना बिजनेस खोल लूँगा। अब किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ऑफिस छोड़ दूँगा। कौन रोज़ बॉस की किचकिच सुने। दोनों की आंखों में सपने तैरने लगे। लेकिन तभी विनय गंभीर हो गया। लेकिन ये सब तभी होगा जब बाबूजी ज़मीन बेचने को तैयार हों। अभी तो उन्हें अपनी ज़मीन से बहुत लगाव है, वो ऐसे ही नहीं मानेंगे। रीमा ने तेजी से दिमाग दौड़ाते हुए कहा, तो हमें उन्हें प्यार से इमोशनल होकर समझाना पड़ेगा। पहले तो हमें उनकी सेवा में जुटना होगा ताकि उनको पूरा विश्वास हो जाए कि तुम बुढ़ापे में उनका ख्याल रखोगे और वो हम पर भरोसा करेंगे। विनय ने मुंह बनाते हुए कहा, सेवा मतलब पापा के पैर दबाने पड़ेंगे? रीमा हंसते हुए बोली, अरे बाबा, बस दिखावा करना होगा। 2-4 दिन अच्छा खाना खिलाओ, उनके पास बैठो, दवाई ववाई दो, उनकी हेल्थ की बहुत चिंता दिखाओ बस। और उन्हें क्या चाहिए, वह तो इतने में ही खुश हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी का जिक्र छेड़ेंगे। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या आइडिया है। फिर तो बस बाबूजी को जल्दी से यहाँ बुलाना होगा। रीमा ने तुरंत गांव में फ़ोन लगाया और बहुत ही प्यार भरी आवाज़ में बात करने लगी, जो आमतौर पर वह कभी नहीं करती थी। रीमा बातों में शहद की मिठास घोलते हुए बोली, पापा कैसे हैं आप? मैंने सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं फिर से आ जाऊं क्या? शांति प्रसाद जी ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उनकी बेटी कभी इतनी चिंता नहीं दिखाती थी। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, बस उम्र हो गई है, थोड़ी कमज़ोरी लगती है। रीमा ने दुखी आवाज़ में कहा, पापा मैं आपको ऐसे अकेले नहीं रहने दूंगी। आप तुरंत हमारे पास आ जाइए, मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी। शांति प्रसाद जी थोड़ा भावुक होकर बोले, बेटा तूने पहली बार ऐसा कहा है तो लगता है कि सच में तुझे मेरी फिक्र है। अरे पापा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं तो बस चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहें सुकून से। आपको गांव में अकेले नहीं रहना चाहिए। शांति प्रसाद जी को थोड़ी शंका तो हुई, लेकिन बेटी के बदले हुए स्वभाव और व्यवहार ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। शांति प्रसाद जी धीमे स्वर में बोले, ठीक है बेटा, मैं कुछ दिनों में आने की कोशिश करूँगा। फ़ोन कटते ही रीमा और विनय ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्करा दिए। उनका प्लान काम कर रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह लालच अंत में उन्हें कहाँ ले जाएगा। शांति प्रसाद जी अब बेटी रीमा और दामाद विनय के घर आ चुके थे। पहले कुछ दिन दोनों ने उनकी खूब सेवा की। रीमा उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रख रही थी। विनय भी मीठी मीठी बातें कर रहा था। लेकिन
धीरे धीरे असली चेहरा सामने आने लगा। एक शाम शांति प्रसाद जी ने रीमा को बुलाया। वह अपनी व्हील चेयर पर बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे। शांति प्रसाद जी धीमे स्वर में कहने लगे, बेटा आज बहुत कमजोरी लग रही है, क्या तुम थोड़ा गर्म दूध बना दोगी? रीमा जो मोबाइल में ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी झुंझलाकर बोली, ओफ पापा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही तो चाय पी थी ना, अब फिर से दूध? शांति प्रसाद जी हल्की मुस्कान के साथ, बेटा बूढ़े लोग जल्दी थक जाते हैं। रीमा ने गुस्से में किचन की ओर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसा प्यार नहीं था। विनय यह सब देख रहा था और धीरे धीरे उसका भी धैर्य खत्म होने लगा था। एक रात जब शांति प्रसाद जी अपने कमरे में थे, रीमा और विनय आपस में बात कर रहे थे। विनय ने धीमी आवाज़ में कहा, अब तो पापा को आए 1 महीना हो गया है, लेकिन पापा ने अभी तक ज़मीन का कोई जिक्र नहीं किया। रीमा ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, और ऊपर से उनकी डिमांड्स बढ़ती ही जा रही है। कभी दवाई लानी होती है, कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। विनय गुस्से में बोला, अगर यही चलता रहा तो हमारे पैसे ही खर्च होते रहेंगे। तुम पापा से बात करो, उन्हें समझाओ कि वो ज़मीन बेच दें और हमें कुछ हिस्सा दे दें। शांति प्रसाद जी ने यह सब सुन लिया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अंदर ही छुपा लिया। अब वह अपनी बेटी दामाद की सच्चाई पूरी तरह से समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सही समय का इंतजार करने लगे। शांति प्रसाद जी अब पूरी तरह समझ चुके थे कि रीमा और विनय को उनकी सेहत या खुशी से ज़्यादा उनकी ज़मीन की चिंता थी। उन्होंने अपने मन में एक ठोस फैसला कर लिया था। इस फैसले की घोषणा करने का सही वक्त आ गया था। सुबह का समय था, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था, लेकिन रीमा और विनय की आंखों में बस ज़मीन के करोड़ों रुपए घूम रहे थे। वे दोनों अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुके थे कि पिता उनकी बात मान चुके हैं और जल्दी ही प्रॉपर्टी उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन शांति प्रसाद जी के अगले शब्दों ने उनकी दुनिया ही हिला दी थी। शांति प्रसाद जी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रीमा बेटा, विनय मैं सोच रहा था कि अब अपनी ज़मीन का फैसला कर ही लेना चाहिए। रीमा और विनय की आंखों में चमक आ गई। वे तुरंत मुस्कुराते हुए पास आकर बैठ गए। रीमा ने उत्साहित होकर कहा, पापा बिल्कुल, हमें भी यही लग रहा था कि अब देर नहीं करनी चाहिए। विनय तेजी से बात काटते हुए बोला, हाँ बाबूजी, अभी प्रॉपर्टी के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आज ही बिल्डर से बात कर लूँ। शांति प्रसाद जी हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया और गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोले, हाँ, लेकिन मैं वह ज़मीन तुम्हें नहीं देने वाला। एक पल को सन्नाटा छा गया। रीमा और विनय को लगा कि उन्होंने शायद सुना ही नहीं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर रीमा घबराई हुई आवाज़ में बोली, रीमा हंसने की कोशिश करते हुए, क्या मतलब पापा, आप मजाक कर रहे हैं? शांति प्रसाद जी, नहीं, कोई मजाक नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी ज़मीन बेचकर उसका पैसा किसी अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम को दान कर दूंगा। रीमा की मुस्कान गायब हो गई। विनय का चेहरा भी उतर गया। वे दोनों अविश्वास से शांति प्रसाद जी को देख रहे थे। विनय गुस्से में आवाज़ ऊंची करते हुए बोला, ये क्या बेवकूफ़ी है बाबूजी, आपकी अपनी बेटी है,
आपका अपना घर है और आप अनाथों को देने की बात कर रहे हैं। रीमा तेज आवाज़ में नकली रोते हुए बोली, हाँ पापा, क्या मैंने आपकी इतनी सेवा सिर्फ इसलिए की कि आप हमारी कोई परवाह ही ना करें। शांति प्रसाद जी अब पूरी तरह से गंभीर हो गए थे। उन्होंने अपने हाथों से चश्मा उतारा और ठंडी लेकिन कड़वी आवाज़ में बोले, सेवा? हाँ, सच में तुमने मेरी सेवा की, लेकिन प्यार से नहीं, लालच से। मेरी बीमारी में तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखा, लेकिन जब मेरी ज़मीन की कीमत सुनी तब तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। रीमा और विनय का चेहरा फक पड़ गया था। वे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शांति प्रसाद जी ने उन्हें रोक दिया। शांति प्रसाद जी आवाज़ में दर्द लेकिन दृढ़ता लिए हुए बोले, बेटा, जब मैंने पहली बार कहा था कि मुझे भूख लगी है तो तुम्हें आलस आया था। जब मैंने रात में दूध मांगा था तो तुम्हें गुस्सा आ गया था, और जब मैंने डॉक्टर के पास चलने को कहा था तब तुम्हें पैसे की चिंता हो गई थी। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मेरी ज़मीन करोड़ों की है तब तुम्हारी ज़बान पर मिठास आ गई। पापा पापा का मिठास आ गया। विनय ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन शांति प्रसाद जी ने हाथ उठा दिया। शांति प्रसाद जी ने कड़वे स्वर में कहा, बस अब और बहाने मत बनाओ। सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूँ जो तुम्हारे लिए तब तक मायने रखता है जब तक मेरी संपत्ति तुम्हें मिलने की उम्मीद है। लेकिन मैं अब अपनी बाकी ज़िंदगी उन लोगों के बीच बिताऊंगा जो सच में मुझे अपना परिवार मानते हैं और परिवार की तरह इज्जत देते हैं, ना कि एक एटीएम मशीन की तरह। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि गुस्से के थे। विनय भी मुट्ठियाँ भींच बैठे था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। शांति प्रसाद जी ने गंभीर लहजे में कहा, मैं अपने वकील से मिल चुका हूँ। ज़मीन का आधा हिस्सा अनाथ आश्रम को जाएगा और बाकी का आधा वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के लिए। मैंने पहले ही पेपर्स बनवा दिए हैं।